तो क्लास का आगाज़ करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने एक सैम्पल डॉक्यूमेंट बनाया था गूगल का, जिसमें हमने जितने भी हमने अभी तक इनपुट टाइप्स पढ़े हैं वो हमने इस्तेमाल किए थे। लेकिन उसकी ख़ास बात यह थी कि उसमें हमने टेबल भी इस्तेमाल कर लिया था। ठीक है, तो आप लोगों की काफ़ी बच्चों ने, आप में से काफ़ी मेजॉरिटी बच्चों ने बहुत अच्छा काम कर लिया था। ठीक है, और उस वक्त जो लास्ट क्लास में जितना मैंने देखा था, अभी इस वीक पे अगेन लिंक भेज, ठीक है, और नोट भी लिख दिया था कि ये असाइनमेंट है, तो इस वीक वो चेक होगा। तो उसकी कल वो ज़रूर लेकर आइएगा। उसी तरीके से अगर आपको गूगल ड्राइव पे लाना है तो आप गूगल ड्राइव पे ले आएँ, या आपको यहीं बैठ के थोड़ी देर पहले बना देना है, थोड़ा 1-2 घंटा पहले यहाँ पे आके आप बना के यहीं पे किसी कंप्यूटर पे रख दें तो भी कोई मसला नहीं, मुझे सिर्फ चेक करना है। ठीक है, तो वो अगर आप पेज बना लेते हैं तो आप खुद ही ये समझ जाएं कि आपने इतना सीख लिया है कि आपसे बेसिक HTML स्ट्रक्चर अब खड़ा हो जा रहा है। क्योंकि अगर वो डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको दिया है अगर आप वो बना लेते हैं तो उसमें वो सारी टेक्निकलिटीज़ हैं जो कि HTML में आपको नज़र आएंगी। ज़्यादातर मेजॉरिटी 98% जितना काम आपको HTML में नज़र आएगा वो उस डॉक्यूमेंट में है। अगर आप वो डॉक्यूमेंट बना ले रहे हैं, शुरू में हो सकता है आपको थोड़े मसले मसाइल हों, लेकिन अगर आप वो एक कंप्लीट कर जाते हैं असाइनमेंट तो आप खुद ये समझ जाएं कि आपने HTML काफ़ी हद तक पढ़ लिया। ठीक है, तो हमारी बेसिकली जो रेफरेंस बुक है वो ये है। तो अगर आप अब इसके पेजेस पे देखें तो स्ट्रक्चर पहली क्लास में आपको पढ़ाया गया था। स्ट्रक्चर में मैंने ये बताया था कि पहले HTML का टैग होता है, उसके अंदर हेड का टैग होता है, उसके अंदर बॉडी का टैग होता है, बॉडी कहाँ दिखती है, हेड कहाँ दिखता है, ये बेसिकली आपका स्ट्रक्चर था। ठीक है, और कोड किस तरीके से लिखा जाता है और HTML का टैग किस तरीके से नज़र आता है, ये सब क्या है HTML के स्ट्रक्चर्स हैं। उसके बाद हमने टेक्स्ट पढ़ा। टेक्स्ट में आपने दो मेजर टैग्स पढ़े, एक H1 टैग था, H1 से लेके H6 तक, और दूसरा P टैग था, पैराग्राफ का टैग था। उसके बाद हमने लिस्ट पढ़ी। लिस्ट वैसे ऑर्डर ये थोड़ा ऊपर नीचे है लेकिन ये चीज़ें हैं। अब लिस्ट में आपने अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट आपने दोनों पढ़ी, उसकी डिफरेंट टाइप्स भी पढ़ी कि उसके डॉट्स कैसे चेंज होंगे, उसकी 1 2 3 ABCD कैसे हो जाएगी। ठीक है, ये सब आपने पढ़ा था। उसके बाद आपने लिंक्स, एंकर टैग। एंकर टैग आप सबने किया है। एंकर टैग जो है वो आपका लिंक्स में आता है। एंकर टैग में एक छोटी सी चीज़ और है, वो अभी मैं आपको आज की क्लास में बताऊंगा। उसके बाद इमेजेस, IMG का टैग। बहुत लोग 2-3 दफ़ा तो इस्तेमाल कर चुके हैं इसको, पिछले 2-3 असाइनमेंट में ये इस्तेमाल हो ही जा रहा है। ठीक है, तो IMG का टैग तो आप बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर पा रहे हैं। तो ये सिंपल ये वाला चैप्टर था। उसके बाद आई टेबल्स। टेबल्स हमने बहुत डेप्थ में देखा था। हालांकि मैंने आपको कहा था कि वो जो मर्ज वाला फंक्शन है वो नॉर्मली स्टार्टिंग की क्लासेस में पढ़ाया ही नहीं जाता। वो बिल्कुल स्टूडेंट जो है वो खुद ही जाके फिर जब वो कॉम्प्लेक्स काम करने लगता है तब जाके खुद सीखता है। क्योंकि स्टार्टिंग में अगर उसको HTML में ये बात बता दी जाती है तो नॉर्मली टीचर्स का ख्याल होता है कि वो खो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि ये काम ऐसा होता है। अगर आपके दिमाग में अभी नहीं बैठा तो बाद में जब आपको इंशाल्लाह काम मिलेगा तो आप खुद ही उसको कर लोगे, क्योंकि आपको पता है कि ये काम होता है और किस एट्रीब्यूट से होता है आपको ये भी पता चल गया। ठीक है, बाकी मेजर मैंने बार बार बेसिक टेबल ही दोबारा बनवाई है। मैं बार बार यही बना रहा था कि टेबल के अंदर TR के अंदर TD। मैंने रॉ स्पेन कॉलम स्पेन सिर्फ एक क्लास में थोड़ी देर के लिए पढ़ाया था, उसके बाद नहीं पढ़ाया था। उसकी वजह यही थी कि वो जस्ट एक एडवांस टॉपिक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये काम ऐसे होता है। उसके बाद हमने फॉर्म्स। फॉर्म्स आपने पढ़ लिए। ठीक है, फॉर्म्स में यही है इनपुट टाइप और लेबल। इनपुट और लेबल, बस ये दो टैग्स हैं जो कि आपके पूरे फॉर्म में आते हैं। वैसे फॉर्म का खुद का एक अपना पूरा टैग है जो मैंने बताया था, कंटेनर टैग है फॉर्म के नाम से, जिसके अंदर सारा का सारा कोड फॉर्म का नॉर्मली लिखा जाता है। अगर आप उसके बाहर भी लिखेंगे तो आपने देखा होगा, अब तक आप लोगों ने इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि तब भी इनपुट का टैग चलता है।
ऐसी बात नहीं है कि इनपुट का टैग अगर आप फॉर्म के बाहर नहीं लिखेंगे तो चलेगा ही नहीं, तो ऐसा नहीं है, चलता है। ठीक है, उसके बाद अब जो चीज़ें बचती हैं वो दो हैं, एक एक्स्ट्रा मार्कअप है और उसके बाद फ्लैश वीडियो एंड ऑडियो। फ्लैश वीडियो एंड ऑडियो ये जो है ये HTML5 का पार्ट है, जो कि थोड़े एडवांस टैग्स हैं। इसमें कुछ एक आई फ्रेम भी आ जाता है जो कि एक एडवांस टैग है। ठीक है, और ये एक्स्ट्रा मार्कअप में भी कुछ छोटी मोटी सी चीज़ें हैं, ये जो मैंने आपको वैसे पहले बता दिया है, ये BR HR और आपका इटैलिक बोल्ड, ये एक्स्ट्रा मार्कअप का पार्ट है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आपकी एक चीज़ बस रहती है, चैप्टर 9, इसमें सिर्फ आपको ये बता रहा है कि फ्लैश वीडियो ऑडियो कैसे लगानी है, और ज़्यादा कुछ आपको बताता नहीं है ये। लेकिन ये बहुत एक सिंपल सा टैग है, वो लगाना है, वो कर देना है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो आता है एक एडवांस फॉर्मेट में। लेकिन फिर भी अगर हम चाहें तो हम इसको देख सकते हैं अभी। इसमें वैसे बहुत डिटेल में चीज़ें बताई गई हैं बुक में। अगर आप इसका ये वाला जो एक्सरसाइज मार्कअप वाला पेज है, अगर आप इसको, अच्छा स्पैन और डिव इसने नाम नहीं लिया, वैसे स्पैन और डिव भी आप लोगों ने देखा था, और आपको पता है कि वो जस्ट एक कंटेनर टैग्स हैं। ठीक है, तो ये फ्लैश जो है, फ्लैश बेसिकली इस्तेमाल होता था एनिमेशंस डालने के लिए। ठीक है, लेकिन अब फ्लैश यूज़ नहीं होता वेब पेजेस में, क्योंकि फ्लैश दिखाने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना पड़ता था आपके कंप्यूटर में जिसका नाम फ्लैश था। ठीक है, तो इसकी बहुत पुरानी हिस्ट्री है। पहले क्या ड्रीम वीवर कंपनी ने चलाती थी, उसके बाद ये एडोबी ने ख़रीदा था, लेकिन अभी ये इतना नहीं चलता। एनिमेशन जो है वो कुछ CSS की प्रॉपर्टीज़ हैं उसके थ्रू हो जाती हैं, क्योंकि CSS3 बहुत पावरफुल है। इसके अलावा फ्रेमवर्क्स बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें रिएक्ट जो आप पढ़ेंगे, उसके बाद आपका बूटस्ट्रैप 5। तो एनिमेशंस फ्लैश वो इसका अभी डेप्रिकेशन है, ये यूज़ नहीं होता। जो चीज़ इसमें यूज़ होती है वो आजकल ये यूज़ हो रही है, वीडियो। ठीक है, अब आपने IMG का टैग तो पढ़ा था, सही है, IMG का टैग सबने पढ़ा था। IMG का टैग क्या करता था, सिर्फ इमेज इंसर्ट करता था कहीं भी आपको चाहिए। तो ये वीडियो का टैग है, ये बिल्कुल IMG वाला ही टैग है। इसके दो ही इंपॉर्टेंट आपके वो टैग्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं। एक तो ये आपका जो SRC, जैसे कि आपकी इमेज में होता है, SRC क्या करता है, SRC सिर्फ उस टैग को बताता है कि इमेज कहाँ से उठानी है। इसी तरीके से आप वीडियो को भी बताओगे कि उसको वीडियो कहाँ से उठानी है। अब जैसे इसने उसको बताया हुआ है कि ये वीडियो में .mp4 की फाइल पड़ी हुई है। अब .mp4 वीडियो का फॉर्मेट है, ये बहुत सारा आप लोगों ने देखा होगा। आपकी जो मूवीज़ होती हैं तो वो .mp4 आखिर में आ रहा होता है, या .flv। अगर आप YouTube से कोई वीडियो डाउनलोड करेंगे तो उसका ज़्यादातर जो फॉर्मेट है वो .flv आता है। ये वीडियो के डिफरेंट फॉर्मेट है। तो जो HTML सपोर्ट करता है, आई थिंक एक तो .mp4 है, दूसरा OGG है, लेकिन .mp4 ज़्यादा इस्तेमाल होता है ये, क्योंकि ज़्यादा कॉमन है, यूनिवर्सल है। ये आपके हर मीडिया प्लेयर पे चल जाता है। आपके सिंपल विंडोज़ वाला जो एक थर्ड क्लास मीडिया प्लेयर है, जो बहुत कम वीडियोज़ आपकी चलाता है, उसकी वजह यही है कि वो ज़्यादा फाइल फॉर्मेट हैंडल नहीं करता। वो सिर्फ क्या हैंडल करता है, MP4 की वीडियो होगी तो वो चलाएगा, वरना नहीं चलाएगा। तो ये आप उसमें सिर्फ उसको लोकेशन दे रहे हैं। आपको पता है एक थंबनेल होता है, एक वीडियो का एक थंबनेल होता है, तो उसमें उसने कौन सा एट्रीब्यूट दिया हुआ है, पोस्टर। अब ये मजे की बात है, ये एट्रीब्यूट HTML5 से पहले नहीं था, CSS का तो ज़्यादा काम होता था। सही, हम एज ए बैकग्राउंड आपकी वीडियो ऐड करा देते थे, लेकिन अभी ये नया आ गया है तो हम देख लेते हैं। अब विड्थ एंड हाइट एक्स्ट्रा है यहाँ पर। विड्थ एंड हाइट आपको मैं बताई थी कि ये आपकी इमेज पे नॉर्मली लगती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे सवाल किया था, क्योंकि जब आप इमेज लगा रहे थे तो जो इमेज का साइज होता है वो HTML में वही दिखता है। तो स्टूडेंट जब HTML इमेज लगा रहे थे तो हो ये रहा था, वो पूरी वेब पेज पे कवर कर दे रही थी और कुछ दिख ही नहीं रहा था। ठीक है, तो उसके लिए मैंने बताया था कि भाई ये विड्थ और हाइट का एट्रीब्यूट है। उसके बाद अब ये प्रीलोड क्या करता है, बल्कि इसको छोड़े, ये आपको कंट्रोल्स का ज़्यादा फ्लैग इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल्स में ये होगा कि जैसे आप यूट्यूब की वीडियो देखते हैं, तो वहाँ पे प्ले का बटन आता है, सही, वॉल्यूम का बटन आता है, और एक
प्रोग्रेस बार आती है कि कितनी वीडियो आप देख चुके हैं। अगर आप ये कंट्रोल्स का एट्रीब्यूट डालेंगे तो ये नज़र आएगा, वो नज़र आएंगे। अगर आप ये नहीं डालेंगे वो नहीं नज़र आएगा। सिंपल, ये कंट्रोल्स के लिए है। अब ये क्यों, हम क्यों हटाना चाहेंगे, क्यों हम उसको कहेंगे कि भाई तुम ये ना देखो, तो वो उसकी वजह ये है कि कुछ वेबसाइट्स हैं वो क्या करती हैं कि वो छोटी शॉर्ट वीडियो को एज एन एनिमेशन इस्तेमाल करती हैं। मतलब कि कोई प्रोडक्ट पेज है, कोई प्रोडक्ट का पेज है, कोई चीज़ बेच रहे हैं आप, तो आप चाहते हैं कि जैसे ही कस्टमर मेरी वेबसाइट पे आए तो उसके पीछे उस प्रोडक्ट की वीडियो चल जाए। सही है, नॉर्मली ये थोड़ा बहुत इस्तेमाल होता है, इतना नहीं है। अब लूप, ये एट्रीब्यूट भी बहुत आसान है। लूप में ये है कि वीडियो ख़त्म हो गई तो ये आपसे पूछ रहा है क्या मैं उसको दोबारा चला दूँ। ठीक है, बस उसका और कोई काम नहीं है। वैसे अगर आप इसको ये टेस्ट करना हो तो आपके पास बहुत आसान है, आप अपना खुद भी टैग बना सकते हैं VS कोड में, लेकिन उसके लिए आपको एक .mp4 की वीडियो चाहिए होगी। ठीक है, तो सबसे आसान तरीका इसको चेक करने का ये है कि आप गूगल पे आएँ और यहाँ पे लिख रहे हैं HTML वीडियो। तो ये पहली वेबसाइट है W3 Schools, आपने बहुत देख ली होगी अब तक। सही है, यहाँ पे आप जाएंगे तो ये ट्राई इट योरसेल्फ है। ठीक है, आप इसको क्लिक करें तो यहाँ पे ये देखें, ये वही टैग है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा। ये कौन सा वीडियो है ना, ये इसमें विड्थ लगी हुई है और इसने कंट्रोल्स बोला हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका रिजल्ट कैसा आ रहा है। अब देखें रिजल्ट में ये कंट्रोल्स आ रहे हैं, ये प्ले बटन आ रहा है, ये स्टेटस बार आ रहा है, ये फुल स्क्रीन का बटन आ रहा है, ये वॉल्यूम का बटन आ रहा है। ठीक है, तो ये सिर्फ एक ये लफ्ज लिखने की वजह से हो रहा है, कंट्रोल्स। ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली सारी फैसिलिटी आपको मिल जाती है। इसने SRC का काम थोड़ा अलग से किया है। अगर आप देखें तो इसमें SRC नहीं है, उल्टा उसने क्या लिखा हुआ है, सोर्स। एक सोर्स का नया टैग दे दिया है उसने। अब ये कब इस्तेमाल होता है सोर्स, जब आपके पास मल्टीपल फाइल्स हो या आपको खदशा हो कि कहीं भी एक फाइल हमारी कभी करप्ट ना हो जाए। सर्वर पे कभी आप अगर देखें तो कोई लिंक उठाएं और आप उसको इमेज में दें, तो बहुत सारे बच्चों ने देखा था कि बहुत सारी वेबसाइट की इमेजेस शो ही नहीं होती। वो क्यों नहीं होती, क्योंकि उनका सर्वर अलाउ नहीं करता आपको कि आप उनकी तस्वीर अपनी वेबसाइट में इस्तेमाल करो। लेकिन इस तरीके से मसले मसाइल और भी बहुत सारे होते हैं जिसकी वजह से आपकी तस्वीर नहीं आ रही, आपकी कोई वीडियो नहीं आ रही। तो इस वजह से आप सोर्स में उसको एक से ज़्यादा लोकेशन दे सकते हैं। आप बता सकते हैं कि ये ना चले ये चला दो, ये ना चले ये चला दो, तो आप एक सेफ्टी रख रहे हैं। लेकिन अगर आपको पता है कि आपकी वीडियो है और चलेगी तो आप सिंपल वो SRC का एट्रीब्यूट इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये जो टैग है ये एक समझ लें कि ये एक एडवांस्ड HTML में आता है, इसका यूज़ बहुत कम है, मैंने बहुत कम देखा है कि ये इस्तेमाल हुआ हुआ। ठीक है, इस तरह की वेबसाइट जैसे कि आपकी कोई कोर्स की वेबसाइट है, अगर आप वो बनाने जाएंगे तो ये आपको इस्तेमाल में आ जाएगा। लेकिन आप तब तक तो इतने एक्सपर्ट, अगर आप पूरी वेबसाइट खुद बना पा रहे हैं तो एक टैग इस्तेमाल करने में आपको ज़्यादा मसला नहीं होगा। ये जस्ट एक टैग है और उसका और कोई काम नहीं है, और ये एडवांस HTML का पार्ट है। 95% आपको ये टैग इस्तेमाल करता हुआ आप नहीं देखेंगे, क्योंकि वेबसाइट में जो शुरू के जो 9 चैप्टर्स थे उस बुक के, वो ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। उसने तभी उसने देखें सीक्वेंस इस तरीके से रखा है कि इसको इसने बिल्कुल आखिरी में छोड़ा हुआ है कि ये उतना इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है। लेकिन आपको टैग पता होना चाहिए कि ये होता है। आप इसको खुद से यूज़ करके देखिएगा कि आप इसको बिना इधर देखे हुए इसको यूज़ कर पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टैग्स आएंगे आगे, बहुत ज़्यादा आपके CSS के टैग्स आएंगे। तो आपकी ये प्रैक्टिस होनी चाहिए कि मैं कहीं से अगर देखूं टैग तो मैं खुद कैसे इस्तेमाल कर लूं, उसका कोई एरर आए तो उसको मैं कैसे डील करूं। ठीक है, ये आदत खुद में पैदा करें। इंटरनेट को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करें, गूगल को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करें। यकीन माने गूगल से अच्छा दोस्त आपका और कोई होगा ही नहीं, आपको बहुत हेल्प करेगा। तो अभी से खुद में आदत डालें कि आपको कोई एरर आए, कोई मसला हो तो आप गूगल से पूछेंगे भाई ये कैसे होगा। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, मैंने सारा तो बता ही दिया है कि कौन सा एट्रीब्यूट क्या कर रहा है। वैसे इस बुक में ही अगर आप देखें
तो आपको सिर्फ करना सिर्फ ये है कि इसको यहां से कॉपी पेस्ट कर देना है और यहाँ पे सिर्फ जो इसकी SRC की वैल्यू है आपको ये बदल देनी है, तो उसकी वीडियो लग जाएगी। पूरा टैग बना हुआ है, बस आपने कॉपी पेस्ट करना है, लेकिन उसको आप खुद ट्राई करें, ठीक है। अगर कोई एरर आ रहा है तो उसको डील करने की कोशिश करें, नहीं होगा तो जाहिर सी बात है मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये आपका वीडियो का टैग है। अब हम बात करते हैं वो जो मैंने कहा कि एंकर टैग की। सबसे पहले हम इस फॉर्म को लोड करवाते हैं। ठीक है, ये मेरा फॉर्म है। ये ए का टैग आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया है, अब सबको पता है ये कैसे इस्तेमाल होता है, क्या होता है, ठीक है। अच्छा, एक और मुझे एक चीज़ डिस्कस करनी है जो कि मैंने मिस्टेक देखी थी। भाई ये लेबल का टैग है, ठीक है। अब मुझे इसके अंदर कोई चीज़ लेबल बनानी है, बतानी है कि ये लेबल है, तो वो मैं कहाँ लिख रहा था? इस दोनों, इसके स्टार्ट और इसके एंड के बीच में। कम से कम ये आपको पता होना चाहिए अब कि HTML का टैग काम ही ऐसे करता है कि अगर आप एंकर टैग में कोई चीज़ लिखना चाहते हैं तो एंकर टैग के स्टार्ट और एंड के बीच पे आएगा। इसी तरीके से अगर लेबल यहाँ स्टार्ट हो रहा है और लेबल यहाँ खत्म हो रहा है, तो जो भी चीज़ आपको लेबल में चाहिए वो कहाँ आएगी? इधर, इसके बीच में। तो लास्ट टाइम जब आप प्रैक्टिस कर रहे थे तो कुछ बच्चों को मैंने यही मिस्टेक करते हुए देखा, तो उन्होंने लेबल का टैग ऐसा बना लिया था और यहाँ पे उन्होंने लिख दिया था ईमेल। हालांकि ये मैंने डिस्कस भी किया था कि ये मिस्टेक बहुत ज़्यादा लोग करते हैं जब मैं ये पढ़ा रहा था लेबल, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने इनपुट का वो टैग पूरा बना दिया था। अब देखिए ये काम कर रहा है, काम करेगा, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर कोई नहीं है, क्योंकि ये चलेगा, आपको दिखेगा, बिल्कुल सही दिखेगा, ये ईमेल है, ये इनपुट टैग है, जो भी है। लेकिन ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि ये जब आप ईमेल पे वेब पेज पे क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पे इस पे क्लिक आएगी नहीं, आप टाइप नहीं कर सकते, आपको फिर यहीं पे क्लिक करना पड़ेगा, तब जाके आप टाइप कर सकते हैं। जो बच्चे नए हैं शायद उनको लग रहा होगा मैं पता नहीं क्या क्या बातें कर रहा हूँ, लेकिन ये जो पुराने बच्चे हैं वो थोड़ी ये बात समझ रहे हैं। आप लोगों को ये बात कुछ देर में समझ में आने लगेगी जब आप थोड़ा इसको कवर करेंगे, ठीक है। तो ये गलती ना करें। आप लोगों ने HTML बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, अब आपको कम से कम ये थोड़ा समझ होनी चाहिए कि HTML का टैग कैसे लिखना है और इसमें एट्रीब्यूट लगाना है तो मुझे कहाँ लगाना है, एट्रीब्यूट की कोई वैल्यू देनी है तो मैंने कैसे देनी है। और अगर कोई टैग है, दो तरह के टैग हैं, एक सेल्फ क्लोजिंग है, ठीक है, और एक क्लोजिंग टैग्स हैं, तो दोनों में क्या फ़र्क है। अब ये वाला काम आप सेल्फ क्लोजिंग टैग्स में नहीं कर सकते क्योंकि उसका एंडिंग पार्ट तो होता ही नहीं है, समझ रहे हैं। जब जैसे ये इनपुट है, इसका कोई क्लोजिंग टैग है नहीं है, कोई ऐसा टैग मुझे नहीं दिख रहा जैसे लेबल में लिखा हुआ है, तो उसके बीच में मैं कुछ लिख ही नहीं सकता। इसका मतलब ये टैग ऐसा है जिसको कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको उसको एट्रीब्यूट देने हैं। अब जब भी मैं एट्रीब्यूट कहूँगा तो आपको सबको पता चल जाना चाहिए कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जिस हर टैग में एक एट्रीब्यूट होता है, सही है। अगर किसी टैग में कोई एट्रीब्यूट नहीं भी लिखा तो इसका मतलब है कि उस टैग में एट्रीब्यूट है, लेकिन वो आपको अभी दिख नहीं रहा। बहुत ज़्यादा टैग्स ऐसे होते हैं जिसका आप जब भी HTML लिखते हैं तो वो HTML उसको खुद ही वो एट्रीब्यूट बना देता है, लेकिन वो आपको नज़र नहीं आता है। तो जब आप उसमें कोई चेंजेस करते हैं, जैसे आपने टाइप टेक्स्ट, जब भी आप इनपुट सिर्फ लिखेंगे तो ये टाइप टेक्स्ट दे देता है, तो उसको हम कहते हैं बाय डिफॉल्ट क्या है, टाइप टेक्स्ट। जब आप इसको टाइप नंबर देंगे तो अब वो चेंज कर देगा, टेक्स्ट की जगह वो क्या लगा देगा, नंबर। हालांकि पहले भी टाइप थी, अगर मैं इसको ऐसे भी करके चलाऊं तो ये चलेगा, ये मिटा के चलाऊं, ठीक है, तो अभी भी ये चलेगा। लेकिन यहां पर जो वैल्यू लगी हुई है टाइप की,
वो क्या लगी हुई है? टेक्स्ट। इसी तरीके से जो बहुत ज़्यादा इसके साथ एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे विड्थ, जैसे हाइट, जैसे क्लास, जैसे आईडी, एक डेटा का टैग होता है, एट्रीब्यूट होता है सॉरी, और क्या हो सकता है? तो ये कुछ ऐसे टैग्स हैं जो कि HTML सॉरी एट्रीब्यूट्स हैं जो HTML आपके टैग में लगा के रखता है, सही है। और उसकी जो वैल्यूज होती हैं वो बाय डिफॉल्ट होती हैं, कुछ खाली होंगे। अब जैसे अभी इसमें कोई क्लास ही लगी हुई तो इसमें कोई वो खाली रखेगा क्लास को, लेकिन HTML वो लिखता है, वो आपको दिखता नहीं है। जब आपको वो चीज़ सेट करनी है तो आप उसमें कोई ना कोई चीज़ उसको वैल्यू दोगे, सही है। अब आप बात करते हैं दोबारा वापस इसकी ए टैग की। ये ए टैग तो सबको समझ आ रहा है, सबको पता है कि यहाँ पे मुझे वो लिंक देनी है जहाँ पे मुझे अपने यूज़र को लेके जाना है। जब भी वो मेरे ए टैग को क्लिक करेगा तो वो जिस जगह पहुँचेगा मुझे यहाँ पे उसकी लिंक देनी है। ये सबको पता है, सबने इस्तेमाल किया है। 2 बार आई थिंक आपने असाइनमेंट बनाए, दोनों में ये चीज़ें थी। डॉक्यूमेंट वाले में वो गूगल डॉक में भी था, और उससे पहला वाला जो असाइनमेंट था उसमें भी था, सही है। इस पे तो मैंने देखा है किसी ने कोई खास गलती की नहीं है, एंकर टैग सब सही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, अब ये टेक्स्ट एरिया है, इसको मैं आईडी दे देता हूँ टेक्स्ट एरिया, या इसको माय टेक्स्ट एरिया दे देता हूँ, ठीक है। ताकि आप ये ना समझेंगे आईडी सिर्फ इस टैग के नाम की तरह होती है। तो मैंने ये बताने के लिए कि भाई आईडी कुछ भी हो सकती है, मैंने आगे माय लगा दिया। तो मेरी आईडी क्या है? माय टेक्स्ट एरिया। मैं इसको आईडी को ले जाता हूँ, और लिंक की जगह मैंने क्या लिख दी? टेक्स्ट एरिया की आईडी। और यहाँ पे मैं एंकर टैग के बीच में क्या लिख रहा हूँ? टेक्स्ट एरिया। अगर हम वापस जाएं और ऊपर जाएं तो ये आपका टेक्स्ट एरिया लिखा आ गया, टैग बनाया है मैंने, बिल्कुल बन गया। लेकिन अगर अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मुझे कहाँ लेके गया? टेक्स्ट एरिया। तो एंकर टैग ऐसे भी काम होता है, एंकर टैग का ऐसे भी काम आता है कि वो आप उसको किसी भी एलिमेंट का, आप ही के पेज पे कोई भी एलिमेंट होगा, आप उसकी अगर आप आईडी दे देंगे और कोई भी बंदा आगे उस पर क्लिक करेगा तो वो सीधा उसको कहाँ ले जाएगा? उस टैग के पास। समझ रहे हैं बात? ये आपने बहुत देखा होगा, लेकिन आपने कभी महसूस नहीं किया होगा कि ये चीज़ है। आजकल वेबसाइट्स एक बहुत एक कॉमन टाइप की वेबसाइट्स आ रही हैं। उसमें क्या होता है कि एक तो वेबसाइट होती है कि आप ऊपर नेविगेशन बार सबने देखा है, बल्कि खोल देते हैं कोई वेबसाइट, हवा में बात करेंगे तो फिर आप बोलेंगे पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। सर अगर वो चीज़ किसी और पेज पे हो, जिस तरह आपने की है टेक्स्ट एरिया किसी और पेज पे हो, तब भी वहाँ जाता है? टेक्स्ट एरिया अगर किसी और पेज पे होगा तो आपको पहले उस पेज का रेफरेंस देना होगा, उसको फिर हैश करके उसकी आईडी, पहले रेफरेंस देना पड़ेगा? पहले रेफरेंस देना पड़ेगा उस पेज का, डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। तो अब ये एक वेबसाइट है, ठीक है, W3 स्कूल्स की वेबसाइट है, वो बड़ी वेबसाइट है। इसमें 2 नेविगेशन बार हैं, इसको नेविगेशन बार कहते हैं, ये सबको पता है। नेविगेशन बार एक वेबसाइट का हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा नेविगेशन बार कहलाता है, ये वाला। नेविगेशन बार में उस वेबसाइट के जितने पेजेस हैं उसके नाम लिखे हुए होते हैं, ठीक है। उसके बाद एक वेबसाइट की बॉडी होती है, जितना भी कंटेंट होता है, जो भी चीज़ें होती हैं, मेजर डेटा जो होता है वो कहाँ आता है? इस जगह, ठीक है। इसको हम बॉडी कहते हैं। जैसे बॉडी टैग नहीं, ये वेबसाइट की बॉडी है, ठीक है। इसको हम साइड बार कहते हैं। ये स्ट्रक्चर है, इसको मैं और डिटेल में पढ़ाऊंगा जब CSS आपकी शुरू हो जाएगी। ये साइड बार है, ये नेविगेशन बार है, ये वेबसाइट की बॉडी है, ये एक और साइड बार है। लेकिन इधर नॉर्मली वेबसाइट जो है अपने एडवर्टाइजमेंट रखती हैं, ठीक है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है। अजान हो जाए।
जी, तो मैं कह रहा था कि ये वाली जो जगह है इसको हम क्या कहते हैं? नेविगेशन बार। नेविगेशन बार, नेविगेशन इंग्लिश का वर्ड है और इसके मायने होते हैं कि कोई आपको रास्ता दिखाए, सही है, नक्शा, तो उसको हम क्या कहते हैं? नेविगेशन। अब आप गूगल मैप इस्तेमाल करते हैं तो गूगल मैप बेसिकली आपको क्या बताता है? नेविगेशन मैप्स। तो इसी तरीके से किसी वेबसाइट का कोई नेविगेशन यानी कि कोई रास्ता बताने वाली कोई जगह है तो वो कौन सी होती है? हमेशा ऊपर उसकी नेविगेशन बार। ये एक वेबसाइट का पहला स्ट्रक्चर है जो कि आपको दिखाई देता है और बनाया भी पहले यही जाता है। जब भी आप एक वेबसाइट बनाने जाएंगे तो आप नॉर्मली सबसे पहले क्या चीज़ बनाते हैं? नेविगेशन बार। उसके बाद आप उसकी साइड बार अगर है, ये ऑप्शनल होती है, ये कभी कभार होती है, कभी कभार नहीं भी होती, ठीक है। ज़्यादातर ई कॉमर्स की जो वेबसाइट है जैसे दराज है या दूसरी वेबसाइट्स हैं, अमेजोन है, आपको ये साइड बार ज़रूर दिखेगा। उसकी वजह यह है कि इधर ज़्यादा चीज़ें नहीं आ सकती, इधर मेन चीज़ें आती हैं। तो अगर अब जैसे कि प्रोडक्ट टाइप्स हैं तो फिर वो लोग यहाँ पे रख देते हैं साइड बार। और मेज आखिरी कोई चीज़ अगर आप वेबसाइट में बनाते हैं तो वो बनाते हैं उसकी बॉडी। उसके बाद आखिरी एक और चीज़ है, लेकिन ये तो बिल्कुल लास्ट वाला पार्ट है। ये एक पतली सी लाइन के नीचे जितनी आपको चीज़ दिख रही है इसको हम कहते हैं फुटर। सही है, फुटर मतलब जो पैरों में बिल्कुल नीचे, तो हमेशा नीचे एक फुटर होता है, सबके अलग अलग डिजाइन होते हैं। इसी तरीके से आपके नेविगेशन, आप फेसबुक कंप्यूटर पे कभी खोले हैं तो आपको दिखेगा कि उसकी भी एक ब्लू कलर की नेविगेशन बार है। हत्ता कि आप कोई भी वेबसाइट खोलें उसको आपको नेविगेशन ज़रूर दिखेगा। कभी कभार कुछ वेबसाइट वो डेवलपर्स को होता है यार थोड़ा अलग करते हैं तो वो लोग इसको उठा के पूरा का पूरा साइड में ले जाते हैं, लेकिन ये बहुत कम होता है। बहुत कोई वेबसाइट आपको दिखेगी जिसमें ये चीज़ आपको टेक्निक लगी हुई दिखेगी, क्योंकि वो चाहते हैं कि थोड़ा सा अलग कर लें। एक जैसा बहुत कुछ हो गया है, लेकिन सिंपल रहने तो ज़्यादा बेटर है। अब देखिए इसमें मसला क्या है, ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं ये सारे आपके एंकर टैग्स हैं। अगर आप इसकी माउस की क्लिक को यहाँ पे ले जाएं तो ये आपको पता लग रहा है ये क्या चीज़ है? एंकर टैग्स हैं, ठीक है। अब ये पेजेस हैं, ये पूरे के पूरे पेजेस हैं। अगर आप जावास्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे नया पेज खुल गया, सही है। अगर आप एसक्यूएल पे क्लिक करेंगे तो नया पेज खुल गया। मुझे कैसे पता लग रहा है कि नया पेज खुला है? क्योंकि इधर यूआरएल में ये चेंज हो रहा है। जब ये बदलता है तो उसका मतलब है कि पूरा का पूरा एक नया पेज लोड हुआ है। अगर ये नहीं बदल रहा तो उसका मतलब है कि पेज लोड नहीं हुआ, आप उसी पेज पर हैं, एक लेकिन नया कंटेंट खुला है बस, ठीक है। तो ये तो रहा एंकर टैग्स का पार्ट। अब बहुत सारी वेबसाइट्स क्या करती हैं, ये तो चलो बहुत बड़ी वेबसाइट है, इसका वजह से इसमें नया पेज देना लाजमी था, क्योंकि जाहिर सी बात है एक जावास्क्रिप्ट और पाइथन एक ही पेज पे तो आप नहीं रख सकते, दोनों बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। तो इस वजह से उन्होंने एसक्यूएल इधर लिखा हुआ है और साइड में उसकी सारी जो टॉपिक्स हैं उसको अलग से लिखा हुआ है। मतलब ये सारे अलग पेजेस हैं, ये सारे अलग पेजेस हैं। तो ये बहुत बड़ी वेबसाइट है। ज़्यादातर जो छोटी मोटी वेबसाइट्स होती हैं, वन प्रोडक्ट स्टोर जिसे आप कहो, वन प्रोडक्ट स्टोर वो होता है कि जो पूरी वेबसाइट बस एक ही प्रोडक्ट के बारे में होती है, ठीक है। वो आजकल नॉर्मली कौन सी चीज़ फॉलो करते हैं, वो वन पेज डिज़ाइन फॉलो करते हैं। वन पेज डिज़ाइन में क्या होता है कि वो सारे पेजेस एक ही पेज पे होते हैं, लेकिन वो आपको नज़र नहीं आते, आपको लगता है कि सब डिफरेंट पेजेस पे हैं। वो ऐसा पता होता है कि आप जिसको स्क्रॉल करें, आप नीचे चले जाएंगे तो नीचे चलते चले जाएंगे तो पेज बदलता जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसको हम वन पेज डिज़ाइन कहते हैं। तो ये वाली जो टेक्निक है एंकर टैग वाली, ये उसको बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। क्योंकि मसला क्या होता है कि यहाँ पर देखें, यहाँ पर तो उसने नए पेज की लिंक दे दी, वो आपने भी किया है। आप जब बना रहे थे तो आप नए पेज की लिंक दे रहे थे, तो जब कोई उस पर क्लिक कर रहा था तो वो दूसरे पेज पे चला जाता था। आपने यही किया ना सबने। लेकिन वन पेज डिज़ाइन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि दूसरा पेज तो है ही नहीं, लेकिन उसको लेके भी जाना है। अब वो क्लिक करता है अबाउट मी, अब वो अबाउट मी पे नेविगेशन पे अगर फर्ज करें हाउ टू पे उसने क्लिक किया और हाउ टू सबसे नीचे है, तो अब उसको कैसे लेके जाएंगे? तो वो ऐसे होता है कि टैग के ऊपर वो लोग, हम लोग पहले आईडी देते हैं, सारे जितने भी पेजेस होते हैं उनका एक बड़ा सा टैग होता है, उस टैग को हम आईडी देते हैं, और ऊपर नेविगेशन बार के अंदर जो एयर टैग्स होते हैं उसकी आईडी यहाँ पास कर देते हैं,
ठीक है, तो ये ए टैग का दूसरा काम है जो कि आप कर सकते हैं। एक और इसमें ज़्यादा चीज़ होती है, मैं इस पेज पे ढूंढ रहा हूँ लेकिन मुझे दिख नहीं रही है। अगर आपने कभी देखा हो तो किसी किसी पेज पे लिखा हुआ होता है ऊपर ऊपर गो डाउन या गो टू बॉटम, आप क्लिक करते हैं वो पेज पूरा नीचे स्क्रॉल हो जाता है, बिल्कुल नीचे आप पहुंच जाते हैं। फिर जब आप नीचे पहुंचते हैं तो यहाँ कहीं कोने पे लिखा होता है गो टू टॉप, जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो वो फिर आपको उठा के ऊपर ले जाता है। वो कैसे करता है? वो ऐसे ही करता है कि उसने किया ये हुआ है कि सबसे ऊपर कोई भी टैग लिखा हुआ है ना, वो उसकी आईडी लगा के ए टैग में पास कर देता है और ए टैग के बीच में लिख जाता है गो टू टॉप। जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो वो सिंपल उस आईडी को रेफर करता है, वो उस आईडी पे पहुंच जाता है। तो पेज के अंदर आपको अपने यूजर को जहां भी घुमाना है आप इस तरीके से उसको घुमा सकते हैं, ठीक है। लेकिन वन पेज डिजाइन एक बहुत फेमस एक टेक्निक है जिसके थ्रू ये काम नॉर्मली होता है। वैसे अभी आपका जो HTML का बेसिक स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो चुका है। एक असाइनमेंट आपका और आएगा HTML का जिसमें ये वाली टेक्निक आप तकरीबन आप यूज़ करेंगे, गो टू अप और ये गो टू डाउन जो भी है। लेकिन इस बार पेज मैं नहीं दूंगा, आप खुद डिसाइड करेंगे कि ये पेज मुझे बनाना चाहिए। आप कोशिश करें कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आएँ। कौन सी? एक तो आपका ये फॉर्म आए, एक टेबल आए, अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड लिस्ट आए, ठीक है। इमेज, ए टैग, पी टैग ये तो आएंगे ही आएंगे, वो होते ही होते हैं। जो वेबसाइट आप खोलेंगे हो ही नहीं सकता कि उसके अंदर H1 ना हो, पी टैग ना हो, ए टैग वो एंकर टैग ना हो। इसको एंकर टैग कह रहा हूँ, ये ए टैग, सही है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ये जो मैंने अभी अभी ये बनाया है, वैसे तो यदि ए टैग लिखा हुआ है लेकिन इसका फुल फॉर्म क्या है? एंकर टैग। जो न्यू बच्चे आए ये उनके लिए है कि इसको हम क्या कहते हैं? एंकर टैग। इसका पूरा नाम एंकर टैग है लेकिन हम टैग नेम उसका नाम क्या है? सिर्फ ए, उसका पहला वर्ड ए, ठीक है। तो आप नेक्स्ट वीक के लिए आप अपना पेज खुद तलाश करेंगे ताकि सबका असाइनमेंट अलग हो, ठीक है। ताकि आप खुद मेहनत करें, खुद आप अपने तरफ से कोई भी वेबसाइट ढूंढें, उसके अंदर ये चीज़ें हो जाएं, टेबल हो, टेबल नहीं है तो चलो आपका फॉर्म आ जाए, लेकिन बाकी बेसिक चीज़ें तो हो ही हो, इमेज आ जाए, टेक्स्ट आ जाए, और नहीं तो आप खुद बना लें। आप अपने लिए एक वेबसाइट बना लें, H1 में ऊपर अपना नाम लिख दें, नीचे उसकी IMG से अपनी तस्वीर लगा दें, ठीक है। एक टेबल बना के अपने मैट्रिक के मार्क्स लिख दें, अगर लिखने हैं तो 100 लिख दो, मुझे कौन सा पता लगना है कि यही थे कि नहीं। तो एक टेबल ऐसे बना लो और एक फॉर्म नीचे बना लो कि फॉर फीडबैक फॉर्म कभी देखा है? वेबसाइट्स पे बहुत आता है, बहुत तंग करता है। कोई वेबसाइट आ जाता है कि न्यूज़लेटर के लिए हमारा फॉर्म भर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो उसमें 3-4 चीज़ें होती हैं। आपका नेम पूछता है, वो आपकी ईमेल पूछता है और आपका कमेंट पूछता है, समझ रहे हैं? 3 आपके टेक्स्ट बनेंगे। अब कमेंट बड़ा हो सकता है तो ये टाइप टेक्स्ट नहीं आएगा, ये टेक्स्ट एरिया आएगा, ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। तो ये आप अपने लिए एक अपनी सोच से एक वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। अपनी लिंक्डइन की आईडी अपने एंकर टैग में दे दें, अपनी फेसबुक की आईडी उसको एंकर टैग में दे दें। तो आप अपनी एक बेसिक चीज़ है, एक अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट का इस्तेमाल आप ऐसे कर सकते हैं कि आप लिख देंगे आपको कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आती है। आप लिख देंगे मुझे HTML CSS आती है, तो पहले वो अनऑर्डर्ड लिस्ट में HTML आएगा, फिर CSS आएगा। आपकी एजुकेशन क्या है उसकी आप ऑर्डर्ड लिस्ट बना सकते हैं कि मैंने मैट्रिक की, फिर उसके बाद मैंने इंटरमीडिएट की, अब मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। जो मैट्रिक में वो लिख देंगे मैं पहले प्राइमरी में था, फिर मैं सेकेंडरी में था, अब मैंने मैट्रिक कर लिया। तो आपकी ये एक सीक्वेंस के साथ ऑर्डर लिस्ट आ गई। आप अपनी वेबसाइट बना लें, अपनी सोच से बना लें। मकसद ये है कि सिर्फ मुझे ये देखना है कि आप लोगों को ये चीज़ आई है कि नहीं, ठीक है, और उसकी प्रैक्टिस। तो HTML बेसिक जो थी यहीं तक है। अगर आप जिन बच्चों ने लास्ट असाइनमेंट डॉक्यूमेंट वाला और उससे पहला असाइनमेंट बना लिया है, वो कंफर्टेबली ये कह सकते हैं आप किसी को भी कि मुझे HTML आती है, ठीक है। क्योंकि जो असाइनमेंट आपको मैंने दिए थे
मैं बता रहा हूँ कि वो अच्छे खासे असाइनमेंट थे, वरना मैंने जो असाइनमेंट देते हुए लोगों को देखा है ना जो पढ़ाते हैं, तो बहुत ही कोई हल्के हल्के फुल्के से होते हैं, ऊपर हेडिंग लगी हुई होती है, नीचे तस्वीर होती है, वो वर्ड पे खुद बना लेते हैं और देते हैं, पूरी की पूरी वेबसाइट कोई नहीं देता। मैं भी जब पढ़ रहा था तो मुझे भी वो कुछ वर्ड पे खुद ही वो हेडिंग बनाते थे MS वर्ड पे, उसके नीचे एक तस्वीर MS वर्ड पे लगाते थे और नीचे एक पैराग्राफ बना देते थे, कहते थे कि भाई ये बना लो। तो मुझे लगता है वो बहुत आसान है, फजूल है, क्योंकि कोई भी वेबसाइट ऐसे नहीं होती। आप एक वेबसाइट को देख के अगर कोई चीज़ बनाएंगे तभी तो आपको पता लगेगा कि आप HTML इस्तेमाल कर रहे हैं, आप वेबसाइट बना रहे हैं, आपका काम ही यही है आगे वेबसाइट बनाना। तो एक एक्चुअल आप वेबसाइट बनाएं। और अभी जमात कितने बजे? तो 5 मिनट में जमात है। जमात के बाद आपकी CSS स्टार्ट होगी। आज आपका बेसिक इंट्रोडक्शन है CSS का। शुरू में थोड़ा दिमाग घूमेगा, नई चीज़ है, लेकिन टेंशन नहीं लीजिएगा। आज भी उसको मैं थोड़ा शुरू का जो हिस्सा है वो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बार बार कराता हूँ। एक दफ़ा जब मुझे पता लग जाता है कि हाँ अब आपको बात समझ आई है, तो मैं फिर एक स्पीड पकड़ लेता हूँ, क्योंकि वो आप काम कर लेते हो। बस मसला होता है शुरू का, जब आपको समझने में मसले आ रहे होते हैं। तो आज जिसके होश खफा हों वो टेंशन ना ले, दोबारा आपको पढ़ाया जाएगा। CSS आपकी बार बार इस्तेमाल होगी। अब जो बच्चे कह रहे हैं कि HTML हम अगर भूल गए, तो अभी तो हमने शुरू की है, तो मैं उनको फिर बता देता हूँ कि CSS HTML के बगैर लगती ही नहीं है। इसका मतलब है कि जब हम CSS पढ़ रहे होंगे हम HTML बार बार बना रहे होंगे। मैं रोज़ आके सबसे पहले एक HTML का पेज बनाऊंगा, उसके बाद ही आगे काम करूंगा, क्योंकि CSS लगती है HTML पे। सही है। तो अगर किसी को अभी भी थोड़ा बहुत डाउट है कि उसको HTML में मसले हो रहे हैं, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अगले 1.5-2 महीने आप दोबारा बार बार बनाते रहोगे जब तक CSS चलेगी। और CSS जो है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट है, तो जब भी आया करें तो अब चाय पी के आया करें। और दूसरा जो है असाइनमेंट अब जो आएंगे वो उसको ज़रूर कीजिएगा, वरना अगर आप खो गए बीच में CSS के तो फिर आप खो ही जाओगे। जो आपका बैच 1 है उससे आप पूछ लीजिएगा कि CSS में कैसी हालत होती है। जब आप CSS पढ़ लेंगे तो फिर हम आपको बताएंगे कि HTML और CSS तो कुछ था ही नहीं। असल कहानी तो फिर जावास्क्रिप्ट में आएगी। तो एक स्टेप होता है, आपको 1 क्लास पढ़ाई जाती है, फिर 2 क्लास, फिर 3 क्लास, स्लो डिफ़िकल्टी बढ़ती है। टेंशन कोई नहीं है। मैं पहले वाली क्लास को बताता हूँ कि ये एक रिसर्च है कि आप कोई चीज़ नई जब सीखते हैं तो उसका सिर्फ 60% हिस्सा याद रख पाते हैं। 60% भी वो जो चुप करके देख रहा था, सुन रहा था। जिसने बीच में मोबाइल निकाला था उसकी 30% हो गई। सीधी बात है। लेकिन ये एक ह्यूमन नेचर है। कोई भी कितना भी जीनियस होगा, कोई होगा एक्सेप्शनल जिसको बस देखा उसने उसको याद बैठ गया 90%, लेकिन नॉर्मली आपकी 60% से ज़्यादा आप याद नहीं रख पाते। तो ये नॉर्मल है। अगर आपको फील हो रहा है कि यार मैं तो सबसे पागल हूँ यहाँ पे, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, मेरे बराबर वाला वो मुझसे छोटा है, वो इतना आगे निकल जा रहा है, तो ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सही है। होता है शुरू में, सबको होता है। जब आपको एक बात समझ में नहीं आ रही, जाहिर सी बात है ये चीज़ आप बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कभी जैसे आपकी प्रोग्रामिंग को हाथ नहीं लगाया था। जो प्रोग्रामर्स होते हैं उनको भी शुरू में मसले होते हैं, फिर तो आप तो बिल्कुल नए हैं। सही है। अभी तो मैं समझ रहा हूँ कि आपका वो पीरियड चल रहा है कि आप सिर्फ ये सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रोग्रामिंग होती क्या है और उसको चलाते कैसे हैं, बस। आपका अभी वो हिस्सा है। आपको इसमें भी अभी थोड़ा टाइम लगेगा सही से समझने में कि कंप्यूटर उसको कैसे चला रहा है, उसको कैसे समझ रहा है, लेकिन टाइम टू टाइम आपको बात समझ आ जाएगी। अभी जो आपके सीनियर्स हैं वो बिल्कुल आप ही की तरह से, अगर आप उनसे पूछें तो वो वेबसाइट सब बना लेते हैं। ठीक है। अभी पिछली क्लास में वो फेसबुक पे किसी ने पोस्ट किया था कि उसका कोई ऑर्डर भी पास हुआ है। आपका है? सुफियान का है ना? ये पीछे लड़का बैठा हुआ है भी, इसका फेवर पे ऑर्डर माशाल्लाह पास हुआ है। तो इंशाल्लाह अल्लाह आप सबको भी कामयाब करेगा, आपके रिज़्क़ में बरकत अदा करेगा। लेकिन सब कुछ है पढ़ने से और थोड़ा आपकी प्रैक्टिस से। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। वेबसाइट डिज़ाइनिंग में कहता हूँ सबसे आसान है। उसकी वजह यह है इंटरनेट पे सब पढ़ा हुआ है, सब पढ़ा हुआ है। आप इंटरनेट खोलें, उठाएं, कॉपी कर लें। अब मज़े की बात है कि वो कॉपी करने के लिए लोग आपको बना के देते हैं कि भाई मेरा कॉपी कर लो, मेरा कॉपी कर लो। उसकी वजह यह है कि जब आप उनका कॉपी करते हैं तो उनके वहाँ से पॉइंट्स बढ़ते हैं, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है। तो ये ऐसी फील्ड है कि हर कोई भागता है आपकी हेल्प करने के लिए कि मुझसे हेल्प ले लो। क्यों? क्योंकि उनकी खुद की पॉपुलैरिटी बढ़ती है।
और कोई ऐसी कोई फील्ड है कि कोई आपको बोलेगा भाई आके मुझसे ये काम ले लो, आपको बोलेंगे पहले 10,000 रुपये दो, बाद में मैं सिखाऊंगा। तो ये बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन आपको बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। शुरू में बड़ी तकलीफ़ होती है। एक दफ़ा आप सीखने का जो आपका एक रवैया है प्रोग्रामिंग का, वो एक दफ़ा आप इनलाइन हो जाएगा तो आप देखेंगे कि आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, शुरू के जो 2-3 कोर्सेज होते हैं उनमें ही थोड़ा सीखने में मसले मसाइल आते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको वो चीज़ें समझ आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, आई थिंक आप जाके वज़ू वज़ू करें, 8 तो बज गए, और फ़र्ज़ पढ़ के आ जाइएगा क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो फिर मिलते हैं CSS पे।
इसको हम लोग, ये भी इनपुट फॉर्म्स का टाइप है। फॉर्म्स जो आप पढ़ रहे थे अभी तक, ये उसी का हिस्सा है। ये इसको हम कहते हैं सिलेक्ट बॉक्स, सही है, इसको हम सिलेक्ट बॉक्स कहते हैं। और इसको लिखने का तरीका बहुत आसान है। सबसे पहला टैग जो इसमें आप लिखेंगे वो लिखेंगे सिलेक्ट। जब आप सिलेक्ट लिखेंगे तो यहाँ आएंगे तो आप देखेंगे कि ये खाली बॉक्स बन गया है। अब ये कुछ दिखा क्यों नहीं रहा? क्योंकि इसको हमने अभी तक कोई ऑप्शन नहीं बताया। एक काम करते हैं, इसको BR थोड़ा गैप देते हैं ताकि आप लोगों को समझ आए। सही है। तो अब ये आप देखेंगे ये कंटेनर टैग की तरह है, जिस तरीके से आपको फॉर्म का टैग था, ठीक है, जो ऐसे है तो ये फॉर्म का हिस्सा, ये फॉर्म के अंदर आएगा, लेकिन ये खुद भी एक कंटेनर है, एक डब्बा है, क्योंकि इसका एक स्टार्ट है और एंड है। तो HTML में आपने जितने भी टैग्स पढ़े हैं, अगर उनका स्टार्ट और एंड है तो उनके हमेशा जो डेटा आएगा वो कहाँ आएगा? इसके बीच में। तो इसके बीच में हम एंटर मारते हैं, तो इसमें जो डेटा आएगा उसमें पहला एक ही टैग है, उसको हम कहते हैं क्या? ऑप्शन। पता लग रहा है कि सिलेक्ट वो जो डब्बा था उसके अंदर जो ऑप्शन है वो ऐसे बनता है। अब उसको हम बता रहे हैं कि भाई कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो पहले ऑप्शन होगा, उसके बाद ये उसका एक एट्रीब्यूट हमेशा आता है, उसके साथ उसका नाम क्या है? वैल्यू। ये बेसिकली आपके लिए नहीं होता, ये सर्वर के लिए होता है। जब आपका डेटा सर्वर पे जाएगा तो उसको कैसे पता लगेगा कि उस बंदे ने क्या सिलेक्ट किया? ठीक है, मैंने यहाँ पे वो में डाल दिया, पहले मैंने इस्लामाबाद सिलेक्ट किया था, तो इस्लामाबाद तो मैंने HTML के बीच में लिखा था। तो जो चीज़ HTML के बीच में होती है वो आपके सर्वर पे नहीं जाती। तो सर्वर को कैसे पता लगेगा कि उसने क्या सिलेक्ट किया? तो यहाँ पर वैल्यू में आप वो चीज़ लिख देते हो। मतलब अगर मैं पहले लिखता हूँ कराची, तो मैंने एक ऑप्शन बना लिया, उसका नाम क्या है? कराची। अगर हम यहाँ पे जाके देखें तो एक ऑप्शन बन गया है कराची। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि अभी तक मैंने, अगर आप इस एट्रीब्यूट को मिटा भी दें तो ये काम फिर भी कर रहा है, लेकिन इसका काम क्या है कि सर्वर को कैसे पता लगेगा कि हमने क्या सिलेक्ट किया? तो हम यहाँ पे लिखते हैं कराची। सेम चीज़ जो आपने यहाँ पे लिखी है वो यहीं पे लिखते हैं आप। उसकी वजह यह है कि जो ये चीज़ सर्वर पढ़ेगा। ठीक है, नॉर्मली जब हम सर्वर पे कोई डेटा भेजते हैं तो वो लोअर केस में भेजते हैं। ये देखें K बड़ा है, लेकिन यहाँ पे मैंने K छोटा लिखा है। ये बात दिख रही है आपको? यहाँ पे K बड़ा है, यहाँ पे छोटा है। उसकी वजह क्या है कि सर्वर पे आप जो भी डेटा भेजते हो, सर्वर पे जो चीज़ आप भेजते हो वो ज़्यादातर आप किस में भेजते हो? लोअर केस। क्योंकि डेटाबेस में अगर कोई चीज़ सेव होती है तो हम कोशिश करते हैं कि हम उसको चेक करें कि ये चीज़ पहले तो सेव नहीं हुई हुई। तो अगर मसला ये होता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कराची, अगर बल्कि लाहौर को देखें और लाहौर, अब ये दोनों लाहौर ही हैं, लेकिन इनका ये L छोटा है, इसका बड़ा है। अब इसमें मसला क्या होता है कि सर्वर इसको समझता है कि ये अलग है, ये अलग है। तो ये थोड़ा सा भी चेंज आता है ना, तो सर्वर को पता ही नहीं चलता कि वही चीज़ है या दूसरी। तो हम कोशिश करते हैं कि सर्वर पे जो चीज़ भेजे वो हमेशा लोअर केस, छोटी ABCD में भेजें। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, ठीक है। अभी हम ऑप्शन एक और देते हैं। कौन सा ऑप्शन देते हैं? इस्लामाबाद दे देते हैं, और वैल्यू हम इसको दे देते हैं इस्लामाबाद। ठीक है, तो ये हमारी दो वैल्यूज़ हो गई, और हम पीछे जाके देखते हैं तो हमारे पास दो वैल्यूज़ हो गई। बहुत सिंपल सा टैग है, लेकिन ये फॉर्म का हिस्सा है, फॉर्म में रह गया था मुझसे तो मैंने करवा दिया। आप इसको खुद के पास लिख दें और इसको ट्राई कीजिएगा। ये फॉर्म के अंदर आता है, इसको अगर आप उठा लें और इसको फॉर्म के टैग के अंदर ही रखें, ये इसका हिस्सा है। सही है। अच्छा, जैसे कि फॉर्म के हर टैग में आप लेबल दे सकते हैं, आप लेबल इसको भी दे सकते हैं। सही है, आप लेबल यहाँ भी दे सकते हैं। आप लेबल दें और इसको आईडी कुछ दे दें, सिटी, और यहाँ पे आप 4 दे दें, सिटी
यहाँ पे आप लिखते हैं सिलेक्ट सिटी, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिलेक्ट सिटी आ गया और ये उसके सामने उसका बॉक्स आ गया। तो ये बिल्कुल आपका फॉर्म के ही टैग वाला सिस्टम है, बस थोड़ा सा इसमें फर्क ये है कि इसका सिलेक्ट का मेन टैग होता है, उसके अंदर क्या आते हैं ऑप्शन। इसको आप खुद ट्राई कीजिएगा तो आपको बात ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। और है बस इसमें इतना, और कुछ भी नहीं है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए था, एक बच्चे ने पॉइंट आउट किया कि ये हमने नहीं पढ़ा है। ठीक है, अब ये तो थी HTML। HTML में आपने देखा कि हम कोई खूबसूरती नहीं देख पा रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा एक चीज़ है, तस्वीर है, टेक्स्ट है या कोई लिंक है, वो जस्ट हम लिस्ट है, टेबल है, वो जस्ट हम एक जगह पे लिख दे रहे हैं, लेकिन उसमें कोई किस्म की खूबसूरती नहीं है। अब वेबसाइट्स तो हम देखते हैं कितनी प्यारी प्यारी वेबसाइट्स होती हैं। अब जैसे कि W3 स्कूल आपने देखा, ऊपर ग्रीन कलर का नेविगेशन बार, उसके नीचे ब्लैक कलर का एक और नेविगेशन बार, कलर्स इतने ज़्यादा, उसकी अलाइनमेंट इधर उधर पड़े हुए हैं, सारी चीज़ें। तो ये सारा काम किसके थ्रू होता है? CSS। CSS का फुल फॉर्म बेसिकली है कास्केडिंग स्टाइल शीट्स, CSS। कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। एक मिनट में यही खोल रहा हूँ, ये लिखा हुआ स्पेलिंग अगर आप देखना चाहें आप देख लें। CSS का फुल फॉर्म है। ठीक है, तो CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट, स्टाइल शीट भी इसको हम बोल देते हैं। अब स्टाइल शीट से हमें क्या पता लग रहा है? शीट क्या होती है कि बस एक पेपर होता है जिसमें कोई चीज़ लिखी हुई हो। ठीक है, ये लेकिन कौन सी शीट है जिसमें स्टाइलिंग बताई जाएगी? सही है। तो अब CSS हम लिख कैसे सकते हैं? पहला सवाल। HTML तो हमने देखा कि HTML कहाँ लिख रहे थे हम लोग एक फाइल बना रहे थे, कोई भी form.html। जैसे हमने इस HTML को हमने कहाँ लिखा है? form.html, index.html, my.html। आप बस एक फाइल का नाम लिखते थे और आखिर में .html लिखते थे। तो ब्राउज़र इसको VS कोड को पता चल जाता था, ब्राउज़र को पता चल जाता कि आपने क्या लिखा है, HTML लिखा है। तो अब CSS कैसे हो सकता है? अब CSS लिखने के 3 तरीके हैं। सही है। पहले हम वो तरीका देखते हैं जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे न्यू फाइल बनाना तो सबको आ गई है, सही है। कोई ऐसा तो नहीं होगा जिसको बनाना ना आता हो, पक्की बात है ना। तो हम एक नई फाइल बनाते हैं, इसको हम नाम देते हैं index.css.html। सही है, एक खाली HTML की फाइल बनाते हैं। अब लेकिन हम एक और फाइल बनाते हैं, इसका हम नाम देते हैं index.css। अब अगर आप index.css लिखेंगे ना, तो साइड में आप देखेंगे कि वो हैश वाला आइकन आ जाएगा, तो आप समझ जाएंगे इसने CSS को पहचान लिया है। तो ये index.css। आप ये एक नई फाइल बना रहे हैं, मैंने एक नई फाइल बना दी। अब ये फाइल बिल्कुल खाली है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले अब जैसे कि मैंने कहा कि मुझे HTML बनानी पड़ेगी, क्योंकि CSS HTML के बगैर कोई काम की नहीं है। तो ये मैंने सबसे पहले एक बेसिक HTML बनाई। अब देखें,
ये अभी आप इसको समझने की कोशिश ना करें, मैं एक एक करके समझाऊंगा। अभी सिर्फ एक बात दिखा रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे इसको बोला है कि बैकग्राउंड कलर चेंज करो, किसका? बॉडी का। लेकिन इसने चेंज किया, बल्कि मैं इसको ब्लू कर देता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा पक्का दिखे। तो ये मेरा पेज है, लेकिन अभी भी ये क्या है, वैसे ये मेरा ही पेज है, इसको मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे H1 बना देता हूँ। CSS प्रैक्टिस, अगर हम देखें तो CSS प्रैक्टिस आ गया है, लेकिन देखेंगे इसका जो कलर है कोई भी चेंज नहीं हुआ है। हाँ, लिंक नहीं हुआ हुआ। बिल्कुल सही बात पकड़ी है। मसला क्या हुआ है, index.html एक अलग फाइल है, index.css एक अलग फाइल है। तो इसको कैसे पता लगेगा कि index.css में मेरी CSS लिखी हुई है? क्योंकि एक ही फोल्डर में 2 CSS भी हो सकती हैं, 100 CSS भी हो सकती हैं, 10,000 CSS भी हो सकती हैं। अब इस फाइल को कैसे पता लगेगा कि मेरी CSS यहाँ पर है? हमें कोई ना कोई कनेक्शन बनाना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि भाई ये तुम्हारी CSS है, इधर जो भी CSS लिखेगी वो तुम्हें लगानी है। तो उसका क्या तरीका है कि अभी तक आप हेड के अंदर क्या लिखते थे? टाइटल, और कुछ भी नहीं लिखते थे। लेकिन अगर अब आपके पास काम आ गया है, आपने इधर एक नया टैग बनाना है, उस टैग का नाम है लिंक। ठीक है, अब ये लिंक टैग आप अपने पास लिख लें, और इसके अंदर ये 2 एट्रीब्यूट भी लिख लें। ये लाजमी एट्रीब्यूट है आपके, ये नहीं लगाएंगे तो आपकी CSS काम नहीं करेगी। सेल्फ क्लोजिंग है। हाँ, सेल्फ क्लोजिंग। सॉरी, सेल्फ क्लोजिंग। हाँ, लिंक सेल्फ क्लोजिंग। ठीक है, तो ये वाला जो टैग है लिंक, अब देखें इसके नाम से ही पता लग रहा है कि ये क्या करेगा, लिंक करेगा, कनेक्शन बनाएगा। इसके बाद इसमें 2 एट्रीब्यूट हैं। किसी को याद है एट्रीब्यूट क्या होता है? इसमें कितने एट्रीब्यूट हैं? 2। पहला एट्रीब्यूट क्या है? REL। ये बेसिकली इसका फुल फॉर्म है रिलेशन। इसको REL इसका शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे लिखा जाता है, इसका फुल फॉर्म है रिलेशन। ये बेसिकली आपको बता रहा है कि आप कौन सी चीज लिंक करने जा रहे हो, स्टाइल शीट। वैसे आपको नहीं बता रहे, ये ब्राउजर को बता रहे हैं कि मैं कौन सी चीज जोड़ने जा रहा हूँ, स्टाइल शीट। और href आपने पहले भी इस्तेमाल किया है। href किस में होता है? A टैग्स में होता है। A टैग्स में भी ये क्यों इस्तेमाल होता है? आपको उसको पेज बताना होता है कि भाई तुम्हें कहाँ लेके जाना है। तो इधर भी उसका सेम काम है। एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ मैंने बताया था बताया सर, भूल गए? हाँ, शुरू में बताया था, एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ। देखें, ये इस प्रोग्रामिंग HTML CSS इसका कोई ताल्लुक नहीं है। कंप्यूटर के अंदर जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं वो ये 2 कॉन्सेप्ट फॉलो करती हैं। इवन आपका पूरी जो विंडोज़ है वो भी इसको फॉलो करती है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्या है? इसको हम बोलते हैं रिलेटिव पाथ। पाथ, PATH। पाथ बेसिकली रास्ते को कहते हैं, रास्ता, जगह, रोड। तो ये पाथ है, फुटपाथ, पेडिस्ट्रियन पाथ, बहुत सारे नाम इसके। तो ये आपके 2 तरह के पाथ आते हैं कंप्यूटर में। सही है, वो सिर्फ प्रोग्रामिंग से ज़रूरी नहीं है। ये एक चीज़ आप समझ लेंगे तो आपकी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये आपको आसानी हो जाएगी कि 2 तरह के पाथ होते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट, दूसरा होता है रिलेटिव। रिलेटिव किसको कहते हैं? रिश्तेदार को। ठीक है, मतलब रिलेटिव पाथ क्या होता है? वो बोलता है वो किसी की रिश्तेदारी निकाल के जगह बताता है। सिंपल, वो किसी एक बंदे को पकड़ता है, बोलता है इसके रेफरेंस से वहां पे चले जाओ। और एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है? मुकम्मल रास्ता। ठीक है, अगर कोई आपको कहेगा जी आपका एड्रेस क्या है, आप उसको बोलोगे जी मेरे घर का मकान नंबर ये है, गली नंबर ये है, इलाके का नाम ये है, डिस्ट्रिक्ट ये है, ठीक है, शहर ये है, सूबा ये है, मुल्क ये है, वो एशिया में है, एशिया आर्ट्स में। टोटल आपने पाथ बताया, तो ये कौन सा पाथ हुआ? एब्सोल्यूट पाथ। अब ये पाथ किसी पे डिपेंड नहीं करता।
जिसके पास ये पाथ होगा वो चुप करके आपके पास आ जाएगा। और दूसरा पाथ होता है रिलेटिव पाथ। रिलेटिव पाथ में हम कैसे बताते हैं कि भाई ये जो आपका 24 की मार्केट है, इसकी गली से एक निकलेगी दूसरी रोड की तरफ, वहाँ पे तुम्हारा मदरसा है। तो आपने रिश्तेदारी किससे निकाली? 24 की मार्केट से, शुरुआत आपने वहाँ से की। ठीक है, तो ये रिलेटिव पाथ है, बहुत आसान। और एक्चुअली आप देखेंगे कि चलता भी ऐसा ही है। तो यहाँ पे हम जरा देख लेते हैं ये कैसे होता है। अगर मैं कभी भी यहाँ पे पहले ये डॉट लगाऊं तो इसका मतलब मैं कौन सा पाथ लिख रहा हूँ? रिलेटिव पाथ। अगर मैं कोई कभी भी डॉट पहले लगाऊं तो उसका क्या, ये कौन सा पाथ है? रिलेटिव। ठीक है, अब देखें होता क्या है। ये डॉट और फॉरवर्ड स्लैश, ये कंप्यूटर की ज़बान में कहने का मतलब है कि मुझे इस फोल्डर में जाना है। किस फोल्डर में? जिस फोल्डर के अंदर ये HTML फाइल पड़ी हुई है। समझ रहे हैं? अब मैं उसको ये नहीं कि मैं उसको कह रहा हूँ मुझे नहीं पता है फोल्डर कहाँ है, वैसे मुझे पता है ये डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है, लेकिन मैं उसको कह रहा हूँ मुझे नहीं पता कि ये फोल्डर कहाँ है, बस तुम इस फोल्डर में जाओ जिस फोल्डर में ये HTML फाइल है। ये सिर्फ इस दो चीज़ों का यही मतलब है। अगर आपको चीज़ वेरीफाई करनी हो तो इसको देखें। तो VS कोड आपको क्या बता रहा है कि इस फोल्डर में क्या क्या पड़ा हुआ है। इस फोल्डर में ali.html है, assignment1.doc है, क्लास 5 HTML है, डिफरेंट पेजेस सेम जो भी फाइल है। तो ये सब कहाँ पड़ा हुआ है? इसी फोल्डर में। ठीक है, अब मैं उसको कह रहा हूँ कि इसी फोल्डर में मैं नीचे आ रहा हूँ, ये index.css, मैं कह रहा हूँ मुझे ये चाहिए। मैंने एंटर मारा, उसने इसको लिख दिया। अब आप ये खुद भी लिख सकते थे, अगर आपको नाम पक्का पता है तो आप ये खुद भी लिख सकते थे, लेकिन ये जो एक विंडो बन के आ जाती है, ये आपको VS कोड, ये सॉफ्टवेयर हेल्प आउट करता है अब, ताकि आपको नाम पूरा खुद ना लिखना पड़े। क्योंकि अगर आप गौर से देखें तो अगर मैं इसको सिर्फ CS कर दूं तो ये फाइल कनेक्ट नहीं होगी, सिर्फ एक गलती करने पे, और ये बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसको पूरा करते हैं। अभी आपको कंफर्म बता रहा है कि हाँ ये फाइल मेरे पास है। ये फाइल कहाँ है? इसी फोल्डर में। अब कंप्यूटर को कैसे पता लग रहा है इसी फोल्डर में? सिर्फ इससे। तो ये कौन सा पाथ है? रिलेटिव पाथ। मैंने इस HTML के फोल्डर का रिलेशन निकाल लिया। मैंने कहा ये HTML फाइल जिस फोल्डर में हो उस फोल्डर के अंदर CSS ढूंढ लो। डेस्कटॉप पे 2 फाइल होंगे। कौन सी? HTML उसका नाम अलग होगा ना मेरे भाई। एक नाम से 2 फाइल आप बनाएंगे, वो आपको एरर देगा, बोलेगा जानी क्या कर रहे हो। रिप्लेस का ऑप्शन देता है। एक नाम के 2 बंदे नहीं हो सकते मेरे भाई इधर। अब एब्सोल्यूट की एग्जांपल देते हैं, बिल्कुल देते हैं। हम वापस अपने फोल्डर में जाते हैं। अच्छा, विंडोज़ का मसला है थोड़ा, वो एब्सोल्यूट पे थोड़े मसले करता है, उसकी मैं वजह बताता हूँ कि वो थोड़े एब्सोल्यूट पाथ में इश्यूज मारता है, और बहुत ज़्यादा मारता है। index.css गिरा। अगर मैं इसको राइट क्लिक करूँ और इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाऊँ, सबसे आखिर वाला ऑप्शन, तो प्रॉपर्टीज़ के अंदर ये खुल गया। सही है, इसमें देखें ये लोकेशन की एक जगह मुझे बता रहा है। अब ये इसका एब्सोल्यूट पाथ है। अब ज़रा सुनते जाएं। सबसे पहले क्या है? सी ड्राइव। सी बेसिकली आपका पार्टीशन है जिसके अंदर आपकी विंडोज़ और सब कुछ पड़ा हुआ होता है। यानी कि वो आपको बिल्कुल शुरू से हार्ड ड्राइव से शुरू कर रहा है। क्या आपकी हार्ड ड्राइव में कौन सा पार्टीशन है? सी के अंदर कौन सा फोल्डर है? यूज़र के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर डेस्कटॉप, डेस्कटॉप के अंदर डेस्कटॉप डेटा, डेस्कटॉप डेटा के अंदर वेब एंड डेव बैच 2। सही है, अभी तक कहानी ख़त्म नहीं हुई है, इसके आगे index.css और लगेगा। ठीक है, तो ये पूरा जो पाथ है इसको हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट पाथ। आपको बिल्कुल शुरू से लेके गया है हार्ड डिस्क से, और आगे 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 आपको एब्सोल्यूट पाथ बता रहा है। अब विंडोज़ उसमें मसले क्यों करता है? वो इसलिए मसले करता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक चीज़ कही जाती है कि आप किसी भी जगह के बीच में स्पेस, वो उसको शाह को बुला लो, तो उसके बीच में वर्ड्स के बीच में आप स्पेस नहीं देते कहीं भी। सही है, कोशिश हमारी ये होती है कि कोई भी आईडी दे रहे हैं, कोई भी क्लास दे रहे हैं, कोई भी पाथ दे रहे हैं, उसके बीच में आप स्पेस ना दें। लेकिन फोल्डर के नाम के बीच में स्पेस हो सकता है। अब डेस्कटॉप डेटा, इसके बीच में क्या है? स्पेस है।
अब ये स्पेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ब्रेक कर देता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लगता है कि ये अलग चीज़ मैंने कही है और इसके आगे स्पेस देके अलग चीज़ कही है, तो वहाँ पे मसले हो जाते हैं। तो एब्सोल्यूट पाथ में विंडोज़ में मसले मसाइल होते हैं, लिनक्स में इशू नहीं होता, क्योंकि लिनक्स में ज़्यादातर जो आपको फोल्डर बनते हैं उसमें स्पेस हम देते ही नहीं है। अगर आपको लिनक्स में, और लिनक्स का थोड़ा मसला अलग होता है, इसमें फॉरवर्ड ये स्लैश देखे यूँ, ये वाला है, सही है, लेकिन लिनक्स में ऐसे नहीं होता। उसमें अगर आप वेबसाइट खोलें, ये रही, तो इसमें ये फॉरवर्ड स्लैश है, उसमें ऐसे होता है। सिस्टम में एब्सोल्यूट पाथ देने में कोई मसला नहीं होता। जैसे अब आपकी ये गूगल कहीं पे सेव हुई है तो आपको दिख रही है ना, तो कहाँ सेव हुई है? सर्वर में सेव हुई है। तो इनके सर्वर में कौन सी विंडोज़ होगी? लिनक्स। ये विंडोज़, बल्कि सॉरी विंडोज़ नहीं होगी, ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स होगा, ठीक है। तो विंडोज नहीं चला सकते हैं, होते हैं सर्वर, होते हैं विंडोज़ सर्वर के सर्वर होते हैं जिसमें विंडोज़ चलती है, लेकिन विंडोज़ बहुत ज़्यादा हैवी है, तो लोग क्या करते हैं, क्योंकि वो रैम खाती है, अब सर्वर में उनको ज़रूरत ही नहीं होती रैम की, तो क्यों विंडोज़ दिखाएं, ये ओपन फोल्डर ये वो। लिनक्स क्या होता है, ये कमांड प्रॉम्प्ट, ये आपको दिखता है, इवन आपका ये जो कमांड प्रॉम्प्ट है विंडोज़ का, ये भी लिनक्स पे बना हुआ है ये चीज़। लेकिन लिनक्स विंडोज से ज़्यादा मुश्किल है। नहीं, वो चलाना मुश्किल है, हाँ चलाना मुश्किल है, वैसे सबसे आसान चीज़ है, थोड़ा चलाना मुश्किल है, उसके कमांड वमांड आपको पता चलती है, लेकिन वो प्रोग्रामिंग के लिए बहुत अच्छी है। और जब आप प्रोग्रामिंग सीख जाएंगे तो आप, मैं कहूँगा कि आप लिनक्स भी सीखें, क्योंकि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो जितने भी सर्वर है उस पर लिनक्स चलती है। तो जब आप अपनी वेबसाइट बनाने के बाद अपने सर्वर पर डालेंगे तो वो किस पे इंस्टॉल करेंगे? बेसिकली आप लिनक्स पे। तो अगर आपको लिनक्स नहीं आती होगी तो थोड़े मसले मसाइल होंगे, लेकिन आजकल वेबसाइट ऐसी आ गई हैं कि आपको सर्वर खुद पूरा बनाना नहीं पड़ता, आप जाके उसको अपलोड कर देते हो फाइलों को, वो वहाँ पे आपकी वेबसाइट अपलोड कर देता है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह आपका टाइम ख़त्म हो चुका है, तो CSS अभी हमने सिर्फ शुरू ही की थी, तो कल इसको हम थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और आधी क्लास में थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे CSS की, ठीक है। अभी आपके एडमिन साहब कुछ कहना चाहते हैं तो मैं भी सुनता हूँ, क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम।